विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। 11 जिला की 58 सीटों पर मतदान होना है और चुनाव प्रचार अब थम चुका है। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। बुलंदशहर से हमारी सहयोगी प्राची पाराशर भी हमारे साथ बनी हुई है। सीधे प्राची आप ही का रुख करते हैं। प्राची, बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटें, प्रचार अब थम चुका है, क्या तस्वीर आप वहां से देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए गुंजन, आज जब हम बुलंदशहर में मौजूद रहे, 7 विधानसभा सीटों पर घूमे, हर एक कैंडिडेट का चुनाव प्रचार देखा और इतना तो समझ में आया कि इस बार किस तरीके से पूरे दमखम के साथ हर एक राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरी हुई थी, क्योंकि इस बार का जो माहौल है पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो बदला हुआ है। गठबंधन पूरी तरीके से टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए चुनावी प्रचार जरूर थम चुका है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहचान हुक्के पर गड़गड़ाहट जो है वो अभी भी चल रही है और अभी भी मुद्दों को तय किया जा रहा है। जनता अब अपना मन बना रही है, क्योंकि अब नेता तो बोल चुके, अब जनता की बारी है। जनता बोलेगी कि आखिर उसके दिल में क्या है और उनके मुद्दे क्या हैं और आने वाले चुनाव को लेकर वो क्या सोच रही है। सीधा इन्हीं से रूबरू हो लेते हैं। ताऊ बैठे रहो, कोई दिक्कत ना। ये बताओ क्या लग रहा है इस बार? अब तो प्रचार थम गया, क्या मुद्दे रहे इस बार जिनको लेकर वोटर अपना मन बना रहा है? विकास का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का बहुत अच्छा इन्होंने इंतजाम किया है और आने वाले समय में ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मोदी जी और योगी जी इस देश में रहेंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो कलयुग बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे त्रेता आने वाला हो, जैसे श्री राम ने इस प्रदेश में जन्म ले लिया हो, ऐसा आज हमको महसूस हो रहा है। राम राज्य आ रहा है, देखिए ऐसा यहाँ के वोटर कह रहे हैं। भैया आपको क्या लग रहा है, वाकई में राम राज्य आ रहा है? यही मुद्दे रहने वाले हैं? बिल्कुल यही मुद्दे हैं, विकास के बहुत मुद्दे। मैं इस गांव का मतलब जाति से जाटों का गांव बोला जाता है ये गांव, और मैं यहाँ से प्रधान हूँ फिलहाल। मैं 6 महीने अभी प्रधानी को मेरे जॉइन किए हुए नहीं हुए। 1.25 करोड़ से ज़्यादा का विकास इसी गाँव में हुआ है अभी, और राम राज तो आ ही गया है, लगभग तय है। और बुलडोजर भी इसी प्रदेश में चला है, पहली बार गुंडों का सफाया हुआ है। मतलब मुद्दे इतने हैं कि मैं बताना चाहूँ तो शाम तक भी खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए मुद्दे ढेर सारे हैं और इन्हीं मुद्दों पर आने वाला चुनाव टिका हुआ है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सियासी हवाएं इस बार बदली हुई हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो ठाठ है वो यही है गुंजन, और इसी ठाठ को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया क्या लग रहा है, अब जनता, नेता तो बोल चुके, अब जनता की बारी है, तो क्या सोच रही है जनता? जनता को तो मैडम चाहिए कि अपने गन्ने का भुगतान, इस सरकार ने पिछली सरकारों के बकाया गन्ने का भुगतान किया है। बिजली पहले रात में मरते थे, अब सुबह आती है और शाम को जाती है, और गुंडों का सफाया हो गया है। और जनता को क्या चाहिए? रामराज चाहिए जनता को। 1640 का राम मंदिर का विवाद था जो पूरी तरह स्थापित हो गया है, और क्या चाहिए जनता को? ठीक है, जनता पूरी तरह। बाबा आप बताओ, हुक्के पे चर्चा कर रहे हो, क्या चर्चा हो रही है? जनता अपना मन बना चुकी है, जनता हर किसी को सुन भी चुकी है और अब जनता सीधे अपना फैसला सुनाएगी। प्राची, लौटूंगी आपके पास। अवधेश भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, अवधेश का रुख कर लेते हैं। अवधेश, चुनाव प्रचार थम चुका है, गाजियाबाद से क्या तस्वीरें अब? बिल्कुल गुंजन, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो ऐसा जिला है कि अगर आपको यहाँ पर शहर की चकाचौंध देखनी है तो वो भी है, और अगर ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन देखना है तो वो भी है। और यहाँ पर पूरे दिन गाजियाबाद की हर सीट पर हम घूमे टहले और देखने को मिला कि शहरी क्षेत्रों में तो उतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा प्रचार का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो तस्वीरें देखने वाली आई वो वाकई हैरान करने वाली थी। लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर, चाहे मतदाता हो, चाहे नेता हो, चाहे उनके समर्थक हो, गजब की तस्वीरें थी। लेकिन लोगों का मत हम जाने उससे पहले एक चीज बता देना चाहते हैं कि एक जो हैरान करने वाली चीज गाजियाबाद में देखने को मिली वो ये थी कि जो राष्ट्रीय दल है, चाहे हम बात करें भाजपा की, कांग्रेस की या फिर समाजवादी पार्टी की बात कर लें, उनसे ज्यादा भव्य चुनाव प्रचार निर्दलीय प्रत्याशियों को दिखा। चाहे हम लोनी में बात कर लें या फिर चाहे साहिबाबाद में, शानदार तरीके से लोगों तक पहुंचने की नेताओं ने कोशिश की है। लेकिन नेता जो पहुंचे हैं वो कितना दिल तक उतर पा रहे हैं, कौन दिल पर उतर पा रहा है और मुद्दे क्या होंगे, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो गाजियाबाद में हम हैं, कुछ लोग हमारे साथ, उनके साथ जान लेते हैं। ये बताइए कि मसला क्या है? चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, किन मुद्दों पर वोट देंगे आप लोग? मुद्दा विकास का होगा, मुद्दा भ्रष्टाचार का होगा। भाई उत्तर प्रदेश हमारा चौमुखी विकास कर रहा है योगी जी की सरकार में।
और जो शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा है हर क्षेत्र में, बड़े बड़े क्षेत्रों में कॉलेज, जो महानगर मेट्रो है सभी में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, काम चल रहा है, कुछ पूरे हो गए। मतलब वोटिंग तो मुद्दे पे होगा, ऐसा नहीं होगा कि आखिरी में सिंबल देख के वोट कर देंगे। कुछ सिंबल वाला जमाना गया, आज जमाना वास्तविकता धरातल पर है। अभी योगी जी ने बहुत सारे मेडिकल को चालू करे हैं, जैसे एजुकेशन की बात करें तो कुछ चल रहे हैं, कुछ चालू हो गए, कुछ होने वाले हैं। और विकास का मुद्दा तो हम देखते हैं, हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं, हम कभी एक जमाना था, अब से 5 साल पहले हम लोग आते थे दिल्ली, तो काले का सराय बॉर्डर शुरू होता था, यहाँ गाजियाबाद आने एंट्री करने के लिए इंदिरापुरम के अंदर हमको लगता था 1.5 घंटा। आज हम ठीक है, मतलब विकास का मुद्दा है। आप क्या मानते हैं, कौन सा मसला है? विकास के अलावा भी कुछ है? देखिए, जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आए दिन झपटमारी, चैन झपटमारी की जो समस्या है इन शहरों में बहुत ज़्यादा थी। तो क्या कम हुई है? तो, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, अभी चुनाव के पहले तक बिल्कुल बंद था। अभी ये जब से चुनाव के तिथि घोषित हुई है तब से थोड़ा बहुत कहीं एक आध दो सुनाई पड़ता है। ये योगी की सरकार में इतना तो फायदा मिला है, लोगों को झपटमारी बंद हो गई है, बहनें सुरक्षित घूम रही हैं। बिल्कुल गुंजन, ये चीज जो है, इस बात को आज रवि किशन ने पॉइंट आउट किया कि एक दौर गाजियाबाद में वो था कि हमें जिला गाजियाबाद फिल्म बनानी पड़ गई और आज गाजियाबाद बदल रहा है। ठीक है अवधेश, लौटूंगी आपके पास। मेरठ का भी रुख कर लेते हैं। सुधीर चौहान हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। सुधीर, मेरठ में क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? वहां की जनता किन मुद्दों पर इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाली है? देखिए गुंजन, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी जान इसमें लगा दी थी चुनाव प्रचार में। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि किन मुद्दों पर इस बार वे वोट देने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजवीर जी, ये बताइए कि किन मुद्दों पे इस बार जो है वोटिंग होने जा रही है आपकी? भाई देखो, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और चूंकि हम रिटेलर हैं और हम बाजार से हैं, व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो हमें जो ऑनलाइन पे सरकार को कुछ ना कुछ अंकुश लगाना चाहिए, हमारी सरकार से ये मांग है। लेकिन चूंकि मेरठ के दृष्टिगत देखते हुए, पूरे सब समीकरण देखते हुए, हमें ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी पे भी अंकुश लगाए तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए राहत का विषय है। आपका क्या नाम भाऊ जी? मैं कुलदीप है जी। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे वोटिंग में? वोटिंग में अब तो मेन रहेगा कि हिंदुत्व का राज है यहाँ पर और गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी यहाँ से। बस मेन मुद्दे यही है। मेन मुद्दे। आपका क्या नाम भैया? मेरा मयंक। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मेन तो महंगाई है जी। जी जी। और यहाँ पे बस यही है कि महंगाई खत्म हो जाए, ऑनलाइन खत्म हो जाए, तो हम लोगों की जैसे व्यापारी वर्ग है, हम लोग थोड़े से जरा सही रहे, थोड़ा काम वाम चले। आपका क्या नाम भाऊ जी? मेरा नाम अजय सोनी है और जी जो अब की इलेक्शन होगा वो सरकार बनाम सरकार के विरुद्ध में जो इस समय पब्लिक में गुस्सा है, विद्रोह है, क्योंकि सरकार केवल अपनी मनमानी नहीं करी, किसी की पब्लिक की नहीं सुनी। खासकर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की कहते हैं और समाज की बिल्कुल नहीं सुनते, अपने जनता की नहीं सुनते। तो जितनी महंगाई है, जितनी बेरोजगारी है, इसके विरुद्ध अब की वोटिंग होगी और वो निष्पक्ष रूप से सरकार के, इस करंट सरकार के विरुद्ध में होगी। बिल्कुल। आपका नाम भाऊ जी? मेरा नाम चंचल शर्मा है। और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? सर मेरा तो यही है, जो गुंडागर्दी खत्म हुई है, ये सब हमारे लिए बहुत ही अच्छा विषय है, मतलब। और अपना बीजेपी, जो हमारा बीजेपी के समर्थक है। आपका क्या नाम भाई? गणेश नाम है सर। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जो वोटिंग में? यही सर, जो महंगाई का है और दूसरा अपना जो हुआ है, अच्छा हुआ है, जो भी काम हुआ है उसके ऊपर बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्स मिलेगा उनको। देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि महंगाई प्रमुख मुद्दा रहेगा और खासकर व्यापारियों का कहना है कि जो ऑनलाइन से उनको नुकसान मुद्दे अलग अलग हैं और लोगों का मत भी अलग अलग है और उसी अपनी सोच के साथ साथ मतदान भी जनता करने के लिए अब तैयार हो चुकी है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मुजफ्फरनगर से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, मुजफ्फरनगर की तमाम वो तस्वीरें आपने चुनाव प्रचार से पहले की भी दिखाई और चुनाव प्रचार थमने के बाद भी दिखाई, लेकिन अब जब चुनाव प्रचार थम चुका है तो पूरी तरीके से जनता को ये तय करना है, जनता को ही सुनिश्चित करना है कि इस बार वो किसको चाहते हैं। देखिए, जनता को ही तय करना है, जनता इस बात को तय करना है। लोकतंत्र है तो जनता की बात ही होगी, जनता को वोट करना है, वही नेता तय करेगा। तो ये सवाल ही जो आपका है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। जवाब तो यही है कि जनता को तय करना है, जनता लोकतंत्र है। तो आगे पूछिए।
बिल्कुल वीरेश जी, सवाल मेरा दरअसल आपसे ये था कि चुनाव प्रचार वहां पर थम चुका है, हर एक तस्वीर आपने हम तक पहुंचाई, अब सिर्फ एक ही दिन का वक्त है और आज का बचा कुचा वक्त, इसके बाद क्या? उसके बाद जो प्रचार करने वाले लोग हैं अपने अपने घरों पर निकल गए हैं। जहां मैं खड़ा हूं यहां पर संजीव बालियान आए थे और हमारे साथ ही प्रचार के अंतिम समय तक 6 बजे तक थे और यहां पर जो आप देखिए कि सन्नाटा छाया है। जिस वक्त 6 बजे प्रचार खत्म हुआ था यहां पर बड़ी संख्या में उनके साथ लोग आए थे, लेकिन अब चूंकि गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर अपने चेहरे को दिखाना है और एक उत्सुकता का भाव होता है, तो हमारे साथ ये लकी धीमान भी हैं जो यहाँ झंडा उठाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का, और ये भी यहाँ खड़े हुए हैं छोटे से, उनके पिताजी भी यहाँ साथ खड़े हैं, साथ साथ उत्सुकतावश यहाँ के लोग खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो कोई न नेता कर सकता है और न उनके पार्टी के पदाधिकारी कर सकते हैं, न कार्यकर्ता कर सकता है, न प्रत्याशी कर सकते हैं। तो संजीव बालियान ने बड़ी मर्यादित तरीके से अपने रास्ते को चुना और सीधे वो मुजफ्फरनगर जा चुके हैं और यहाँ पर मैं इंतजार कर रहा हूँ कि और क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन शांति का माहौल है। सभी जो गांव के लोग हैं अपने अपने घरों के तरफ जा चुके हैं, यहाँ स्वागत कर चुके हैं संजीव बालियान का। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास, नोएडा का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जयंत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, वहां से क्या तस्वीरें हैं वो भी देख लेते हैं। रविंद्र। जी, पहले चरण का जो चुनाव है वो आज जो शोर था, जो पूरी तरीके से जो है मतदान, पहले चरण का जो मतदान था वो पूरी तरीके से रुक चुका है। यहाँ पर जो है 6 बजे जो चुनाव था, चुनाव की जो आज हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हेलो रविंद्र, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक, बात पूरी कीजिए। जी, पहले चरण का जो मतदान था वो पूरी तरीके से आज उसका जो शोर था वो बंद हो चुका है। यहाँ पर जो 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 विधानसभा सीटों पर पहले से ही जो है भाजपा का यहाँ पर कब्जा था, लेकिन जो जनता का कहना है कि 2 सीटों पर जो है यहाँ पर जो है फाइट दिखाई दे रही है। हमारे साथ है जनता के जो लोग हैं, उनसे बात करेंगे जिस तरह से जो यहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है और ये लोग जो है किन लोगों को जो है वोट करेंगे। जी, आप देखेंगे कि जैसे कि आज चुनाव का प्रचार रुक चुका है और फिर से यूपी में सरकार जो आएगी वो योगी आदित्यनाथ जी की आएगी। ठीक है रविंद्र, शामली का रुख कर लेते हैं, शामली चलते हैं सीधे, जहां पर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। क्या तस्वीर शामली से आप हमें दिखा पाएंगे? जी देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से शामली में 3 विधानसभा सीटें और 3 में से अभी 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और 1 समाजवादी पार्टी के खाते में है, तो लिहाजा बीजेपी तैयारी कर रही है कि इस बार क्लीन स्वीप किया जाए शामली जिले के अंदर। लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प है और मुकाबला काफी कड़ा भी है। कही है शामली के अंदर 3 विधानसभा सीट पड़ती है, पहली थाना भवन है, दूसरा शामली है और तीसरा अगर बात करें तो कैराना है। जो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा बना हुआ है तो कैराना का मुद्दा ही बना हुआ है। बीजेपी के जितने नेता आ रहे हैं वो कैराना के पलायन की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों की बात कर रहे हैं, और जो कि शामली जिला है वो मुजफ्फरनगर जिले से सटा हुआ ही जिला है। तो लिहाजा ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो तीनों सीटें जीत सकती है। लेकिन जिस तरीके से आरएलडी ने यहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके अपने प्रत्याशियों को उतारा और समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। शामली में और थाना भवन में जहाँ लोक दल ने अपने प्रत्याशी उतारे, वहीं अगर बात करें तो कैराना में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, वो भी सिटिंग विधायक है नाहिद हसन। चूंकि अगर बात करें तो 2017 में इतनी ज्यादा प्रचंड लहर थी भारतीय जनता पार्टी की कि सहयोगियों के साथ मिलाकर 325 सीटें राज्य में जीती थी और कैराना उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इस बार भी देखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कैराना को जीत पाती है या नहीं। बिल्कुल अविनाश, देखिए मुद्दे कई सारे हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव भी होना है, क्योंकि जनता बखूबी इन चीजों को समझती है कि कितना काम हुआ है और कितने सिर्फ वादे ही किए गए हैं और वादे कितने पूरे हुए हैं, ये जनता बेहतर ढंग से जानती है। लगातार मेरी सहयोगी प्राची पाराशर भी बनी हुई है। प्राची, जहां पर आप मौजूद हैं, आपके पीछे कई सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करें, उनसे जरा जाने कि बुलंदशहर की जो जनता है अपना मूड किन मुद्दों पर इस बार बना रही है। बिल्कुल गुंजन, देखिए 7 विधानसभा सीटें हैं बुलंदशहर में, बड़ा जिला है। 7 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार चूंकि समीकरण बदल रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं, सीधा हम जनता का ही रुख करेंगे, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं अब जब चुनावी शोर थम चुका है। चुनावी शोर थम चुका है, क्या है मुद्दे जनता के? मुद्दा तो कोई सरकार ने बचा दिया ही नहीं है। जो समस्या थी सबका समाधान किया है
और सबसे ज़्यादा हमारे जो ज़िले में है एक मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना बहुत लंबे समय से रही थी, हमारे क्षेत्रीय विधायक जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने उसको समाधान कराया। और तो इससे पहले हम एम्स जाते थे, आज हमारा जिला उसका लाभान्वित होगा, उसका बन रहा है। बाकी जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने 5-5 पुलों का निर्माण कराया है, 550 करोड़ का क्षेत्र में निर्माण कराया है। तो जनता को क्या चाहिए? विकास। तो विकास इस सरकार के द्वारा मिला है, यानी विकास हुआ है। और देखिए विकास का ही मुद्दा जो है वो यहाँ पर फिलहाल नजर आता है। भैया आपका क्या नाम है? तेजपाल सिंह। इस बार क्या होगा यूपी, पश्चिम यूपी में? भाजपा सरकार आएगी। सबसे पहले तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं और झगड़े, माफिया, गुंडई सब चीज़ खत्म है। और हमको ये लग रहा है कि राम राज है, तो हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। हाँ जी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का? और चूंकि जाट बाहुल्य गांव में है हम सलेमपुर में, यहाँ का क्या फिलहाल मुद्दा है? मुद्दा तो यही है कि गवर्नमेंट पूरा कर रही है और इतना सफल गवर्नमेंट रही है कि आने वाले समय में यही दोबारा आएगी। और पहली जो सरकार है कोई नहीं पूछता, पहली सरकार को जो पहले रही है सरकार बहुत पीछे छोड़ दिया, देश प्रदेश सब चीज़। अब विकास इतना है, उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में इतने हो गए, रोड की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, इतनी सुविधा है। और किसान के लिए तो इतना किया है। अब देखिए यहाँ किसान की भी बात हो रही है, चूंकि देखिए चुनाव प्रचार थमने के साथ ही यहाँ पर एक चौपाल लग गई है और इसी चौपाल पर चर्चा हो रही है कि आखिर मुद्दे क्या होंगे। आप बताइए ताऊ, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे होने जा रहे हैं चुनावों को लेकर? बहुत बढ़िया चुनाव माहौल है और गन्ना के भुगतान भी समय पर बिल्कुल सही हो रहा है और खेती का काम में सब में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। देखिए किसान अपने चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए बाबा, किसानों को लेकर बहुत सारी बातें आई कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान नाराज है वाकई में? नहीं जी, यहाँ तो कोई किसान नाराज नहीं है, बहुत बढ़िया काम है। रो जो जैसे हम सोच रहे हैं वो हमारे सामने है। रो हर तरह को विकास मिल रहा है, हर सुविधा मिल रही है। क्या काम है रो यहाँ पे? यहाँ देखो विकास में जो काम करने के वो सब है रहे हैं। और बिजली हमें दिन में मिल रही है। पेमेंट मिल रहा है गन्ने को? गन्ने का पेमेंट मिल रहा है जी, मिल रहा है बिल्कुल समय पर मिल रहा है। देखिए ये जो मुद्दे हैं किसानों के, ये जरूर यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। और चूंकि आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं, हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ ही मुद्दों की भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। आप बताइए बाबा, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं? जो सभी लोग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। किसान परेशान है कि खुश है इस सरकार में? अब बात ऐसी है कि किसान बहुत से परेशान है, बाकी सही है। क्या मुद्दा है किसान का, क्या परेशानी? ठीक है प्राची, यही है कि एक तो रेट सही मिले, खाद सही मिलते रहे, ये सही मुद्दा है। बिल्कुल प्राची, मुद्दा कई सारे हैं। सुरक्षा का एक मुद्दा है, विकास एक मुद्दा है, किसानों की भी कई सारी परेशानियां हैं जिनको देखते हुए, जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार जनता मतदान करेगी। कहां पर क्या तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रविंद्र जैन का, वहां पर क्या तस्वीरें हैं नोएडा में, ये जरा जानने की उनसे कोशिश करते हैं। रविंद्र, क्या तस्वीर आप वहां से हमें दिखा पाएंगे? आपके आसपास लोग भी हमें नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए और जानिए कि इस बार किन मुद्दों पर वो मतदान करने जा रहे हैं। ये चुनाव प्रचार पूरी तरीके से जो है रुक चुका है, 6 बजे थम चुका है। हम बात करते हैं जनता से, उनके क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। जी, उत्तर प्रदेश के लिए अगर कोई उचित है तो वो हैं हमारे अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव से अच्छा कोई चेहरा नहीं है। बाबा योगी आदित्यनाथ जो है हमारे, उनको आश्रम चलाना चाहिए, अपना मठ चलाएं। उनके पढ़ा लिखा यहाँ चेहरा चाहिए सीएम उम्मीदवार। अगर सीएम उम्मीदवार को पढ़ा लिखा चेहरा है तो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी के अलावा कोई और कोई चेहरा है ही नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार। आप देखिए, सरकार तो योगी आदित्यनाथ जी की आएगी, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। और जो जैसे कहते हैं ना कि टोटी चोर के लिए बोलते हैं, तो वो सरकार सिर्फ योगी आदित्यनाथ की आएगी। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ प्रशासन का और सुरक्षा को लेकर है, जो गौतम बुद्ध नगर का है। क्या नाम है आपका, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मैं नदीम हूँ और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ और हम चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार आए, क्योंकि पिछले 5 सालों में देखा गया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अखिलेश यादव की सरकार आए तो ज़्यादा बेटर है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या देखते हैं आप, किसकी सरकार, किसको क्या मुद्दे रहेंगे? पिछले 5 सालों से जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुरक्षा
के लिए इतना अच्छा माहौल है। हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अपराधी बिल में दबे हुए हैं, जेल से बाहर निकलने से डर रहे, जमानतें कैंसिल करा रहे। तो सुरक्षा के मुद्दे में इनका कोई तोड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आई है और पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता में आएगी। क्या नाम है आपका, क्या मुद्दे हैं? अरुण गुप्ता नाम है। मेन मुद्दा है सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गुप्ता, ठीक है। नोएडा से। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, पूरे यूपी बिल्कुल रविंद्र, वहाँ पर लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। कोई कह रहा है पिछले 5 साल में अच्छा काम हुआ और कोई कह रहा है कि अब बदलाव की जरूरत है। तो अलग अलग मुद्दों के साथ जनता अलग अलग अपना मन बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनाश, अवधेश, प्राची, रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अलग अलग जिलों की हर एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। सुबह 7 बजे से जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ, 6 बजे तक चुनाव प्रचार थमा, तब तक की भी तस्वीरें एबीपी गंगा ने आप तक पहुंचाई। और चुनाव प्रचार थमने के बाद भी किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जनता क्या सोच रही है, क्योंकि जनता अब सब समझ चुकी है। अब जनता मन बना चुकी है और 10 तारीख को जो मन बनाया है ईवीएम पर मोहर लगाकर वो अपने मन को कैद भी कर देगी। चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। विजय तिलक